तो एक दिन शाम को महादेव जी ने मुझे फ़ोन किया कि मैं शाम में आ रहा हूँ मिलने के लिए। आइए। आए तो स्पायरल बाइंडिंग की हुई वो पूरी की पूरी अनुवाद मेरे टेबल पर रख दिया उन्होंने और कहा कि इसको आप देखिए। तो मैंने कहा ठीक है, और फिर इनकी मूल प्रति तो मेरे पास थी ही। तो 3-4 दिन तक मैं उसको देखता रहा और मूल से तुलना करता रहा। इसके बाद मैंने चौथे दिन उनको फ़ोन किया कि महादेव जी उसको सिर्फ मुझे देखना है या कुछ आप मुझसे उम्मीद करते हैं उसमें? उन्होंने कहा कि नहीं, उसको देखिए ठीक से हो। फिर मैंने उस नज़र से उसको देखना शुरू किया। यहाँ मैं एक बात आपको ख़ास बताऊं कि जो मेरी समझ है और मैंने जितना देखा है कि यहाँ के जो निवासी समुदाय के लोग हैं, जो मैंने पहले बताया, वो लच्छेदार भाषाओं में अपनी बातों को उलझाने की कोशिश नहीं करते राजनीतिज्ञों की तरह से। उनकी इस कविताओं में भी सिर्फ आपको बिंब मिलेंगे। उनकी सारी जो फिलॉसफी है उस बिंबों में ही है, प्रकृति के उन बिंबों में ही है। तो फिर आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन किसी भी अनुवाद में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप अनुवाद में शाब्दिक अनुवाद करते हैं तो उसके भाव विलीन हो जाते हैं। तो उन्होंने अनुवाद जो किया था वो चूंकि यहाँ के आबो हवा से, संस्कृति से, लोगों से अवगत नहीं हैं, तो उसके भाव का उन्होंने अनुवाद नहीं किया था। उन्होंने मात्र शब्दों का अनुवाद किया था, जिसके चलते बहुत तकनीकी अनुवाद था। तो इसके चलते थोड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर बाद में बहुत बार इंट्रैक्शंस पे उनसे बातचीत हुई, डिस्कशंस हुआ, कुछ सहमति हुई, कुछ असहमति हुई, और तब जा कर के वो बना। तो बाद में फिर उन्होंने बहुत आग्रह किया कि इसकी प्रस्तावना आप मुझे लिख दीजिए। तो उसमें उन्होंने प्रस्तावना लिखने के लिए कहा। लेकिन इस कविता संग्रह को पढ़ना एक झटके में पढ़ना नहीं है, बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़कर समझना, उसको महसूस करना, ये ज़रूरी है। ये इसलिए भी आवश्यक होता है, मैं एक बार आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। दुनिया में ये अनुवाद अगर ना हो तो बहुत सारी साहित्य दबी की रह जाए, कोई जान नहीं पाए। आप ये बात सोचिए कि अगर अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हुआ होता तो रुबायत और उमर ख़याम के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिलती। टैगोर ने अपनी कविता का अगर अपनी यात्रा में अनुवाद नहीं किया होता, जो कि हाल में पूरी की पूरी छपी है, कुछ दिन पहले तक उनकी आधी ही कविताएं उस संग्रह में से छपी थी, और उनको पुरस्कार मिलने का सवाल ही नहीं था। ये भी सच है कि भारतीय भाषाओं के बहुत अच्छे अनुवाद नहीं होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बहुत कम मिले हैं। ये अलग बात है कि पिछले 2-3 सालों से, 2-3 दशकों से, क्षमा करेंगे, उसमें बहुत प्रगति हुई है और हमारे भारतीय बहुत सारे अंग्रेजी में ही मूल लेखन करने लगे हैं। मैं आपको थोड़ा दक्षिण की ओर ले जाना चाहूँगा। दक्षिण में खास करके मलयालम साहित्य में, कन्नड़ साहित्य में, तमिल में, तेलुगु में, वहाँ के सभी वर्ग के लोग अपनी बात अपने साहित्य में, अपनी भाषा में रखते हैं, और उसमें उतना ज़्यादा वर्गीकरण नहीं है जितना हमारे उत्तर के राज्यों में है। ये जो आप देख रहे हैं कि वर्गीकरण है, ये सम्रांत साहित्य है और ये दलित साहित्य है, ये सुनकर मुझे बड़ा कोफ्त होती है कि साहित्य में दलित और महिला और अलग अलग वर्ग कैसे हो सकता है। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। मेरा जो अनुभव रहा है इस अनुवाद की सिलसिले संबद्ध है वो, बहुत पहले 13वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े चिंतक विचारक हुए थे कर्नाटक में। वो राजकवि थे, उनका नाम था बसवाचार्य। तो प्रतिदिन उनके यहाँ शाम में हर समुदाय के लोग आते थे और बैठकी लगती थी, और उसमें जो भी लोग बोलते थे उसको पद्य के रूप में वो लिखते जाते थे, और वो सारा का सारा बसव वचन के रूप से जाना जाता है। बाद में वो एक समिति, बहुत दिनों बाद, वो चाहे इतने शताब्दी बाद वो चीज़ें भूल सी गई थी, तो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति थे जट्टी साहब, वो जब अवकाश प्राप्त कर वापस अपने घर मैसूर गए तो उन्होंने उन सारे वचनों को संकलित करना शुरू किया लोक स्मृति से। और कालबुर्गी साहब जो अध्यक्ष हुआ करते थे इस समिति के, उनकी अध्यक्षता में ही अध्ययन करके और ये सारी की सारी चीज़ों को जमा की गई। 25,000 से ज़्यादा सूक्तियाँ थी कविता के रूप में। उसमें से 2500 को छांटकर और प्रकाशित किया गया, पहले कन्नड़ में, फिर अंग्रेजी में, फिर हिंदी में। आज वो 34 विश्व के भाषाओं में अनुदित हो चुकी है वचन के नाम से। उसका अनुवादक के रूप में 10 लोगों ने मिलकर अनुवाद किया था मैथिली में, जिसमें मैं एक अनुवादक था। तो उस अनुवाद को करते समय मैंने मूल रूप से जो कन्नड़ में थी उसको समझना तो मेरे लिए संभव नहीं था। मैंने हिंदी वाली, अंग्रेजी वाली देखी, और तब जा कर के उसके सहयोग से मैथिली के रूप में
आप कह सकते हैं कि रूपांतरण करने की कोशिश की, अनुवाद में उसको नहीं कहूँगा। बाद में फिर वो मैथिली के अलावा भोजपुरी में, अंगिका में, सभी में, अंगिका का तो मैं कोऑर्डिनेटर भी रहा उसके अनुवाद के लिए। तो ये अनुवाद का क्रम चलता रहता है, और अगर दुनिया में अनुवाद ना हो अच्छी साहित्य का, मैंने जब ये इन्होंने दिया था मुझे, तो मैंने उसके अंग्रेजी संस्करण को कह के इनको एक बात बताई कि महादेव भाई इसका अनुवाद तो बहुत बढ़िया हो गया, छप जाएगी, लेकिन इस बात को स्मरण रखिएगा कि यहाँ के लोगों के साहित्य को अंग्रेजी में पूरी दुनिया में आपके अनुवाद के रूप से ही लोग पहचानेंगे। तो अगर वो समीचीन अनुवाद नहीं होगा तो एक गलत धारणा जाएगी। इसलिए इस पर बहुत ध्यान दे करके आप हर एक पंक्ति को सुनिए और समझिए कि क्या आप यही कहना चाह रहे थे। और ऐसा हुआ भी। अब हाल में इसका किस्कू जी ने अनुवाद किया है, संथाली में, इसका कन्नड़ में अनुवाद हुआ है, जर्मन में अनुवाद हुआ है, और बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो प्रकाशित अंग्रेजी में होने के दूसरे तीसरे दिन ही फेसबुक पर जो पोस्ट किया गया था, तो पश्चिम के कुछ विश्वविद्यालयों से वहाँ के प्रोफेसर्स ने उसको अपने कोर्स में शामिल करने की रुचि जगाई थी। बहुत सारे यहाँ के लोगों का जो बढ़िया अनुवाद हुआ है वो पश्चिम के विश्वविद्यालयों में एशियन लिटरेचर के रूप में शामिल है। तो ये सारा का सारा आप समझ सकते हैं कि ये एक भाव को समझने की बात है। शब्द बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत सारे शब्द यहाँ के जो हैं वो फ्लैट नहीं हैं। उस शब्द के पीछे एक शब्द आत्मा है, तभी जाकर के पूरी बात सामने आती है। तो नहीं, मुझे कोई भी तकलीफ महसूस नहीं हुई अनुवाद को समझने में। ये जो आपके हाथ में किताब है, एक किताब हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए जी। और कोई एक पोइट्री जो आपको पसंद आई अनुवाद करने के दौरान सुना दीजिए इंग्लिश में। ये अंग्रेजी में अनुवाद है। मैं इसमें से एक कविता चुनता हूँ। ये कविता है, दे एंड वी। They selected people tree, pulled it out from our mountains, glorified it, and worshipped it. Now their descendants come with trucks as customers for our trees, which we worship. They call it a fine wood for constructing mansions, cutting the forest of sal. They are planting eucalyptus and aberbale around. I'm afraid of them because they are not stems of seasonal vegetables on these wild trees, but they are amarbays. They would suck my blood and flesh. Expressing sympathy, they say, people of the forest, inhabitants of mountains, are getting displaced in the development of nation, but they do not tell us that in this process they are growing prosperous. शुक्रिया प्रमोद जी। और अब चंद्रमोहन जी से बात करना चाहेंगे कि आपने इस किताब का संताली में अनुवाद किया है, तो सबसे पहले इस किताब को आपने पढ़ा, इस पे अपनी राय, अपनी टिप्पणी बताइए हमारे श्रोताओं को। सबको जोहार, आपे जतो को जोहार। सबसे पहले महादेव जी के लेखन से मुझे एक पत्रिका जुदरत आम आदमी से मुझे परिचय हुआ। ऐसे तो मैं बचपन से कविता या कहानी दूसरे भाषा की और अपनी भाषा की भी पढ़ते आ रहा हूँ। फिर मुझे पत्रिका में जब इसकी कविताएं पढ़ने को मिली तो मुझे और दूसरी कविता से कुछ अलग मुझे महसूस हुआ। हम लोग सभी जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो मुझे जब अपने स्कूली जीवन में हम जितने साहित्य पढ़े हैं तो उसमें अपनी समाज, जो आदिवासी समाज होते हैं, मूल रूप से मैं संथाल समुदाय का हूँ, तो संथाली के बारे में, संथाल के बारे में मुझे कोई जानकारी मुझे मिली नहीं। तो फिर मैंने जुदरत आम आदमी से जब मेरा परिचय हुआ, फिर महादेव जी के कविता मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे अपने तरह का साहित्य मुझे लगा कि ये साहित्य का दर्पण है, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मुझे जानकारी हुआ कि कविता संग्रह भी आई है। मैंने प्रकाशक से मंगा के मैंने इसका पढ़ना शुरू किया। तो इसमें से आप शायद कहेंगे कि इसमें से कोई एक कविता आपको अच्छा लगे, तो मुझे तो पुस्तक की सारी कविताएं अच्छी लगती है। और वैसे मैं अनुवाद जो करता हूँ, बचपन से शुरू किया था अनुवाद करना,
ये एक बड़ी रोचक कहानी है। मैं जिस गांव में रहता हूँ वहाँ बांग्ला भाषी और संताली भाषी समान रूप से, संताल और बांग्ला समान रूप से बोला जाता है। तो हम लोग जब घर के अंदर रहते हैं तो संताली बोलते हैं, फिर घर से बाहर निकलते हैं तो बांग्ला बोलते हैं। तो इस तरह से अपना जो अनुवाद जो निरंतर चलते रहता है। तो मुझे अच्छा लगा कविताएं सारी, तो फिर मैंने अनुवाद करना शुरू किया और अनुवाद के फलस्वरूप ये पुस्तक आप लोगों के सामने है। बस जो आपने संताली में अनुवाद इसका किया है, कोई एक पोइट्री आप हमारे साथियों से जी, मेरे लिए तो ये सभी सुनाइए। पोइट्री ठीक है, अच्छी है और मेरे मन को भी भाती है। फिर मैंने इसमें से एक कविता में पढ़ के सुना रहा हूँ। अनोड़े दो झारखंड संघार होचो सनिंग केना। आमिज अनोड़े दाना बाड़ायाय गंगा आर बांग जमुना धारे करे। संघाराय मगध, इलाहाबाद, दिल्ली, बनारस, भोपाल, जयपुर, भोजपुर, अवध, बज्र, मालवा बाय हिजुआ तीस हों जानुम झुड़ कते पेरेज झारखंड रेया बुरु करे। बुल काते जुदी हिजू रे हों अड़े जुरते चालाकार चेतान रे देज काते धुड़ी खोना मेटकिन बांचाव तुलुज रंगीन चश्मा हरक काते नेल काते आले रुआड़ चला आय राजधानी। नुई ओनेड़े दो इन झारखंड रेया आतु को धाबी ताड़ाम इदी सनिंग केना। रापुद ओड़े अड़े कोते ओनड़े को ओना लगित इन ओलेट कना मिट्टंग खोंदरिये मिट्टंग खोबरिये मिट्टंग पेंटर मिट्टंग फोटोग्राफर मिट्टंग आर्टिस्ट मिट्टंग प्रतिभा पांजा कोच लेका ओनड़े दो झारखंड संगार होचो सनिंग कना। रापुद ओड़े अड़े कोते ओनड़े लेका तीना गान लाइन को ऑल रे इन रिकैट कना। ओनड़े दो झारखंड संगार होचो सनिंग कना। ये मेरी संताली का अनुवाद है। जो दो कविता अलग अलग भाषा में आप यहाँ सुन रहे थे, एक तो संताली में और एक अंग्रेजी में, तो बहुत सारे हमारे साथी हैं जो उसका हिंदी अनुवाद भी सुनना पसंद करेंगे। स्वयं जो कवि हैं हमारे महादेव जी, उनसे आग्रह करते हैं कि वो दोनों कविता हमारे दर्शकों को सुना दें। पहले ये झा जी ने जो कविता पढ़ी थी उसे मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। वे और हम। पीपल को उन्होंने चुना, ले गए हमारे पहाड़ों से, उसे किया महिमा मंडित, उसे पूजा। अब उनकी ही संतानें आती हैं लेकर ट्रक, हमारे पेड़ों का खरीदार बन। पूजते हैं जिसे हम, उसे वे बेहतर इमारती लकड़ी बताते हैं। साल वन काट यूकलिप्टस और अमरबेल फैलाते हैं हमारे चारों ओर। ये 3 खंड में है, तो ये पहला है। अच्छा, दूसरा इसका है हिस्सा। मैं उनसे डरता हूं, मैं उनसे डरता हूं क्योंकि वे इस जंगली झाड़ पर मौसमी सब्जियों के लत्तर हैं नहीं। हैं अमरबेल, चूस लेंगे मेरा रक्त, मेरा मांस। और तीसरा हिस्सा है इसका। वे कहते हैं सहानुभूति दिखाते राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में जंगल के लोग, पहाड़ के लोग उजड़ रहे हैं। यह नहीं बताते कि इस प्रक्रिया में वे आबाद हो रहे हैं।
ये चंद्रमोहन जी ने जो कविता पढ़ी उसका हिंदी है। कविता को झारखंड से घुमाना चाहता हूँ। तुम्हारी कविता टहलती है गंगा या जमुना किनारे, करती है सैर मगध, इलाहाबाद, दिल्ली, बनारस, भोपाल, जयपुर, भोजपुर, अवध, ब्रज, मालवा। आती नहीं कभी कंटीली झाड़ियों से भरे झारखंड के पहाड़ों पर। गलती से अगर आती भी है तो तेज रफ्तार से चलती कार पर होकर सवार, धूल से आंख बचाती रंगीन चश्मा पहने, देखकर हमें लौट जाती है राजधानी। इस कविता को मैं चाहता हूँ झारखंड के गांवों तक टहलाना। टूटे फूटे शब्दों में कविताएं इसलिए लिखता हूँ, शहरों में दीकू बन गए घरों से दूर, आदिवासी कुनबे की कराना चाहता हूँ सैर। टूटे फूटे शब्दों में कविताएं इसलिए लिखता हूँ। एक शोधकर्ता, एक पत्रकार, एक पेंटर, एक फोटोग्राफर, एक कलाकार, एक प्रतिभा खोजी कोच की तरह कविता को झारखंड खुलाना चाहता हूँ। टूटे फूटे शब्दों में कविताएं जैसी कुछ पंक्तियाँ लिखने का प्रयास करता हूँ। कविता को झारखंड घुमाना चाहता हूँ। धन्यवाद। महादेव जी, प्रमोद जी और चंद्रमोहन जी, आप सबका प्रति आभार व्यक्त करते हैं और हमारा समय जो है वो इस सत्र के लिए यहाँ खत्म होने वाला होगा। अच्छा, सवाल करेंगे? श्रोताओं के तरफ से अगर कोई सवाल है जो हमारे कवि से या प्रमोद जी से, चंद्रमोहन जी से करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, बोलिए। वहाँ तक माइक्रोफोन पहुँचा दें। सर, हेलो। महादेव भाई से एक आग्रह है, आपने अनुवाद वाले सारे सुना दिए, एक अगर छोटा सा ओरिजिनल जो आपका है वो हम सुनना चाहेंगे। एक छोटी सी कविता है, बाजार का झारखंड। ये झारखंड गठन के बाद की लिखी हुई कविता है ना। तो झारखंड के नाम पर खुल गया एक बाजार नया, बिक रहा है जहां झारखंड के नाम पर झारखंड का लेबल लगा, ताजा सड़ा गला पुराना हर प्रकार का माल। तुमने कभी जय झारखंड कहा या नहीं? तुमने कभी जय झारखंड कहा या नहीं? कभी झारखंड जुलूस में शरीक हुए या नहीं?